हाँ जी, नमस्कार। तो गुड इवनिंग, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से टीम CA1 एग्ज़ाम के हमारे इस फर्स्ट ग्रेड के ऑनलाइन बैच में। और लास्ट वीक लास्ट क्लास हुई थी, उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, रेगुलर जो क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेगी रोज़ाना, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। और सबसे पहले हमने पहला टॉपिक शुरू किया था 12th लेवल जो इकोनॉमिक्स है उसकी। और अब आप मान के चलिए 45 से 50 लेक्चर्स के अंदर अपना पूरा जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा विद क्लासेस के अंदर, साथ साथ में जो रिवीजन भी करेंगे। तो एक बार शुरू करने के बाद अब जो है वो क्विकली आपका समय पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समय को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। वीकेंड के दिन जब ऑफिस का मेरे लोड नहीं रहेगा तो मैं दो दो क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रखूँगा, डाल दूँगा, ताकि आप अपने रफ्तार से चलते रहिए। लेकिन अगर कोई जल्दी देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, ठीक है? क्लासेस सारी लेटेस्ट होगी, नई अभी फ्रेश रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड की जाएगी। यानी जो आज क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही आपके समक्ष आज अपलोड की जाएगी। पुरानी रिकॉर्डेड है लेकिन वो हम नहीं आपके समक्ष रखेंगे, वो पड़ी है अलग से फोल्डर में। तो जो 12th लेवल का सिलेबस था उसका पहला टॉपिक रूरल डेवलपमेंट हमने शुरू किया था, और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, करीब 20-25 मिनट की क्लासेस थी दो। अब जो है वो हम आगे प्रॉपर शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जो हमने पढ़ी थी एक बार क्विकली मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट हमने मीनिंग देखा था, यानी क्या अर्थ है रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास का, ठीक है? और मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ग्रामीण विकास जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, यानी एक अपने आप में बड़ा शब्द है जिसके अंदर कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट जो है वो कवर होते हैं। पहली चीज तो ऐसे बैकवर्ड एरियाज, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं बाकी की तुलना में, ठीक है, जहां पे जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रूरल या ग्रामीण क्षेत्र। सेकेंड चीज, जो ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व कम है, उतने लोग नहीं रहते प्रति स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, इन एरियाज के अंदर मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है लोग, एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर। तो कृषि के क्षेत्र के अंदर विकास करना, ठीक है। और जब हम विकास की बात कर रहे हैं यानी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें उत्पादन भी बढ़ाना है हमें, यहाँ जो नौकरियां हैं उन्हें भी बढ़ाना है, उत्पादकता भी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, ठीक है, जॉब्स भी क्रिएट करनी है। फिर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने कि फार्म के अलावा, खेती के अलावा दूसरे जो है वो साधन तैयार हो, चाहे उसमें पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, चाहे हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, बागवानी हो गई, चाहे मछली मछली पालन हो गया, इस तरह की, ठीक है। फिर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी जो जीवन स्तर है उसके अंदर क्या करना, सुधार लेके आना, उसको ऊपर लेके आना, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या हो, बढ़े, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी, अच्छा रहने के लिए घर मिले, साफ पानी मिले पीने को, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए। यानी एक इंसान के लाइफ के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, विकास। और हमने ये क्लियरली देखा था कि हमें रूरल एरिया में सिर्फ ग्रोथ नहीं करनी है, वृद्धि नहीं करनी है। ग्रोथ का मतलब होता है केवल आंकड़ों के अंदर, अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है कि भाई पहले ग्रामीण क्षेत्र में 100 टन गेहूं का उत्पादन हुआ, अभी 150 टन हो गया, तो ग्रोथ तो है, लेकिन क्या लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं, वो डेवलपमेंट के एरिया में आएगा, ठीक है। तो ये हमने पहली चीज देखी थी, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आई होप क्लियर है आप सभी को। सेकेंड चीज हमारे समक्ष आई थी, की इश्यूज, मुख्य समस्याएं। अब इसमें मीनिंग के साथ हमने कुछ बेसिक बातें भी देखी थी कि
आज़ादी के समय इतनी आबादी रहती थी, अभी भी 70% करीब आबादी गाँवों के अंदर रहती है। ठीक है, गांधी जी ने भी यही कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो कहाँ बसती है, गाँवों में बसती है। ठीक है, एक मिनट। फिर की इश्यूज देखे थे, तो गाँवों के संबंध में मुख्य समस्याएं क्या हैं रूरल एरियाज के अंदर? तो पहला आता है कृषि, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो धीमी ग्रोथ रेट है, धीमी वृद्धि दर है, स्लो ग्रोथ रेट है, वो सबसे प्रमुख समस्या है। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो जीडीपी में योगदान है, जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय, देश की कुल आय, उसमें जो उसका योगदान है वो तो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बातें समझना ध्यान से, जीडीपी में योगदान कम हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या निर्भर है इसके ऊपर, कृषि के ऊपर, जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है वो कम नहीं हो रहे हैं उतने। यानी लोग तो कृषि के ऊपर उतने ही निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र का ओवरऑल नेशनल इनकम के तुलना में अगर आप देखें तो हिस्सा कम हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन ही कम हो गया, ऐसा नहीं है। पहले अगर मान लो पूरे देश में 100 टन गेहूं हो रहे थे और कुल कृषि उत्पादन 100 टन था, तो आज हो सकता है वो 1000 हो गया है। ठीक है, लेकिन जब ये 100 टन था 1947 के अंदर, तब पूरे देश की नेशनल इनकम ही मान लीजिए 1 लाख ही थी, 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए थी मान लो। आज वो नेशनल इनकम बढ़ के भी 1 लाख करोड़ हो गई है। तो यहां तो 100 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन यहां इतनी वृद्धि नहीं हुई, यहां 10 गुना ही वृद्धि हुई है। समझ आई बात? तो अगर आप नेशनल इनकम के अंदर कृषि क्षेत्र का हिस्सा देखोगे आजादी के समय, तो 50% से अधिक जो है वो जीडीपी कहां से आ रही थी, कृषि से आ रही थी। आज जीडीपी का केवल 17 से 18%, अधिकतम आप 20%, अंडर 20% जो है वो हिस्सा कहां से आ रहा है, कृषि क्षेत्र से, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है जीडीपी के अंदर जो शेयर है वो कम हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या निर्भर है इसके ऊपर, वो आज भी करीब 50% जो है वो 45%, 50% जो है वो आबादी कृषि के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। तो एक तो ये कंसर्न है, चिंता का विषय। दूसरा पॉइंट इसमें हमने देखा था, कृषि सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो बड़ी स्लो है, वृद्धि दर। तो हमने देखा 1991 के अंदर भारत के अंदर आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, 3 बड़े क्षेत्र में इकोनॉमी को बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है टेरिटरी या तृतीय कह सकते हो, टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित चीजें आती है, इसमें आते हैं उद्योग जगत और इसमें आता है सेवा जगत, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए, नई आर्थिक नीति लेके आए, तो जो बाकी दोनों सेक्टर है इनमें हमें क्या देखने को मिली, तेज वृद्धि, फास्ट ग्रोथ देखने को मिली, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। नई नई इंडस्ट्रियां लगी, उत्पादन बढ़ा, बाहर से कंपनियां आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज आई। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली साथ साथ में बढ़ता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब है। तो अगर उद्योग वगैरह सब बढ़ेंगे तो बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन सुविधाएं बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली ये साइड इंश्योरेंस बढ़ेगा। ये अगर कम रहेगा तो ये भी डाउन जाएगा। तो इन दोनों सेक्टर में तेज वृद्धि देखी, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 1991 से 2013-14 तक 3% से कम की वृद्धि देखी गई। एनुअल, वार्षिक रूप से जो ग्रोथ रेट थी कृषि क्षेत्र की वो 3% से भी कम थी, जबकि ये सेक्टर जो है वो 7%, 8%, 9%, 10% तक भी सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा था, वृद्धि हो रही थी। फिर पर्टिकुलर हमने देखा था 2013-14 के अंदर तो 1% से भी कम जो है वो वृद्धि दर हमें देखने को मिली, लेस देन 1%। और इसका कारण जो है वो ये माना गया था कि 1991 के बाद जो सरकार की तरफ से जो निवेश है कृषि क्षेत्र में, वो निवेश क्या हो गया है, कम हो गया है।
उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, सरकार ने जो पहले फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती थी, यानी खाद के ऊपर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, यानी जो सरकार पहले बजट अगर 100, अपना जो सरकार का बजट था, मान लो 100 रुपए का कुल बजट है, तो 100 का 10% पहले कृषि क्षेत्र को जाता था। ठीक है, उसमें 10% में मान लो 10 रुपए, तो 1 रुपया 5 रुपए मान लो सब्सिडी में जा रहा था, 3 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा था, 2 रुपए और कोई योजनाओं में जा रहा था, तो 10% खर्च कर रही थी। आज सरकार अपने बजट का 1 या 2% ही जो है वो बजट का हिस्सा किस पे कर रही है? कृषि पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, यानी जो कृषि के ऊपर सरकारी निवेश है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसको कहेंगे, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन एग्रीकल्चर हैज फॉलन। ठीक है, ये प्रमुख कारण माना गया है। फिर सेकंड की इश्यू था क्रेडिट, साख या उधार। हमने ये देखा कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वहां आपको किसकी जरूरत होती है? कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये पूंजी कृषि क्षेत्र के अंदर और ज्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है। फसल जब आप बोते हो और जब उसका पैसा आता है बिक के, उसके बीच में 6 महीने 1 साल का टाइम होता है। बाकी दुकान खोल के बैठोगे तो आज तैयार किया प्रोडक्ट 7वें दिन पैसा आ जाएगा या दूसरे महीने आ जाएगा, लेकिन कृषि में ऐसा नहीं है। तो जहां इतना समय लग रहा है, आप पैसा आज लगा रहे हो, 12 महीने बाद उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इतना पैसा आपके पास, किसान के पास थोड़ा ही होगा, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है आपका, यानी कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वहां जो क्रेडिट फैसिलिटी है, उधार की जो सुविधाएं हैं, वो ना के बराबर है। ठीक है, ओके। ज्यादातर लोग जो है वो निर्भर है, 90% एट द टाइम ऑफ आज़ादी, हमारे आज़ादी के समय गांवों के अंदर 90% जो क्रेडिट नीड है, उधार की जो जरूरत है, वो गैर संस्थागत स्रोतों से हो रहा था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिल रहा था। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी एक तो मनी लेंडर्स हो गए, सेठ लोग हो गए, साहूकार लोग हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, यानी कोई संस्थाओं से नहीं पैसा ले रहे थे, इधर उधर से उधार ले रहे थे, किसी मंडी वाले से ले रहे थे, किसी सेठ जी से उधार लेके अपना काम चला रहे थे कि भाई बीज लेके आना है, सेठ जी से उधार ले आओ। फिर उधार साल भर लेते थे, वो ब्याज भी ज्यादा लेता था, हिसाब भी मैनिपुलेट करता था, तो जब फसल आती थी वो पूरा फसल वो ही रख लेता था, फिर अगले साल यही, तो वो डेट ट्रैप के अंदर फंस जाता था, यानी उधार के जाल के अंदर फंसा हुआ रहता था, हमेशा उधारी रहती ही रहती थी उसके ऊपर गाँव के अंदर, ये सिचुएशन थी। तो 2 प्रमुख समस्या हमने देखी, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ग्रामीण विकास पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने समस्याएं देखी, ग्रोथ रेट स्लो है, जीडीपी में हिस्सा कम है, पॉपुलेशन उतनी की उतनी निर्भर है, नॉन फार्म जॉब्स है नहीं, कृषि के अलावा कोई दूसरी जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई, छोटे उद्योग उतने पनपे नहीं। दूसरा, पैसे की कमी, क्रेडिट की कमी। क्लियर यहां तक? ये हम पढ़ चुके थे। अब जो है वो मैं आपको आगे का टॉपिक बताता हूं, समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो क्रेडिट है, यानी जो उधार की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी और विस्तृत चर्चा करते हैं। उधार की जरूरत क्यों होती है? 2 पर्पज के लिए हो सकती है। फर्स्ट, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, सेकंड, नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब ऐसे कामों के लिए पैसा चाहिए जो आपके उत्पादकता को बढ़ाए, उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ाए, उसके लिए। जैसे आप खाद बीज खरीद रहे हो, बीज खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भूमि में सुधार करवा रहे हो, तारबंदी करवा रहे हो, लैंड के ऊपर कोई बुआई का काम करा रहे हो, फसल कटाई, पैकिंग, यानी जो आपके काम से जुड़ा हुआ प्रोडक्टिव पर्पज के लिए पैसा लग रहा है। और नॉन प्रोडक्टिव मतलब आपकी पर्सनल जो नीड्स होती है, घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, मैरिज के लिए पैसा चाहिए,
ठीक है, कपड़े लाने हैं घर की जरूरतों के लिए, तो ये नॉन प्रोडक्टिव है, यानी इससे आपके कृषि उत्पादन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो गांवों में पैसा चाहिए वो दो पर्पज के लिए प्राइमरीली चाहिए होता है, या तो प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव। दूसरा, अगर टाइम के आधार पे देखें तो पैसा या तो चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, या मीडियम टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म यानी 15 महीने तक का पैसा चाहिए, 15 महीने के अंदर आप वापस लौटा दोगे। अगर 15 महीने से 5 साल के बीच में है तो मीडियम टर्म, और मोर देन 5 ईयर्स है यानी लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबे समय के लिए आपको उधार चाहिए। तो नॉर्मली तो आपको पता है सब शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ही पैसा लेते हैं। मान लो आपने जमीन पे कोई बहुत बड़ा काम करवाया, जमीन खरीदी, ऐसा कोई काम है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो 5-10 साल के लिए, फिर पैसा धीरे धीरे करके चुकाते हो। तो एक तो क्रेडिट की नीड समझ आई, टाइम के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन समझ आया। अब इसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, क्रेडिट कहां से आप लेते हो। ठीक है, तो दो प्रमुख सोर्सेज है, अभी हमने बात की, एक है इंस्टीट्यूशनल और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत और गैर संस्थागत। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है कॉमर्शियल बैंक है, आपकी वाणिज्यिक बैंक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका SBI, PNB, ICICI, HDFC, ये सब बैंक है कॉमर्शियल बैंक है, यानी वो बैंक है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करती है। सेकंड नंबर पे आता है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे दोनों का मिश्रण, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे RMGB हो गया, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। ओके, फिर चौथा आता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसा, कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, DFI कहते हैं, ऐसी संस्थाएं जो विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है। जैसे ये आपका हो गया SIDBI हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे उद्योगों के लिए। ठीक है, फिर नाबार्ड हो गया ग्रामीण के लिए। ओके, फिर SFCs हो गए, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, राज्य वित्त आयोग, वित्त निकाय या निगम, ये संस्था है। और पांचवा एक अभी लेटेस्ट और ऐड हुआ इसमें, इनको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, माइक्रो यानी छोटे लेवल पे जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें नंबर 1 है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप। क्लियर है, तो ये 4-5 प्रमुख संस्थागत। गैर संस्थागत में आपके सारे आ गए, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, मनी लेंडर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, जिनसे आप पैसा उधार ले सकते हो, यानी जिनके ऊपर कोई कानून, कोई दायरा, कोई लिमिटेशन नहीं लागू होती। जबकि संस्थागत स्रोत है तो इनके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी, कोई ना कोई कानून जो है वो उसको रेगुलेट करता है। क्लियर, तो क्या देखा हमने, पहले तो हमने बात की कि क्रेडिट क्यों चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि लंबा टाइम होता है तो हर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो इस क्षेत्र में भी अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो जब पैसा आएगा तभी तो नए उद्योग लगेंगे गाँव के अंदर। ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंदर नए इक्विपमेंट आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, बड़े लेवल पे फार्मिंग होगी, तभी तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो उन सब काम के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी। पूंजी उपलब्ध करवानी है गाँव में आसानी से। कौन से स्रोत है, 2 तरह के स्रोत होते हैं। जरूरतें क्या क्या, एक तो या तो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए या नॉन प्रोडक्टिव। जरूरत कैसी भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार की हो सकती है। स्रोत संस्थागत और
गैर संस्थागत। संस्थागत में कॉमर्शियल बैंक है जो आरबीआई से गवर्न होती है, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, इस टाइप की। कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है, अभी पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और फिर ये डीएफआई। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या हो गई, समझ आ गया। जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके बारे में। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो दो तरह से ऑपरेट करती है। एक तो शॉर्ट या मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए, यानी आपको कम समय के लिए पैसा चाहिए, या मीडियम 5 साल तक के लिए पैसा चाहिए तो। दूसरी होती है कोऑपरेटिव बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अगर पैसा चाहिए तो। शॉर्ट टर्म के अंदर जो फाइनेंस करती है कोऑपरेटिव बैंक, वो 3 लेयर स्ट्रक्चर में काम करती है। 3 लेयर में ये काम करती है, बाकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जनरली 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहला लेवल होता है इसका विलेज लेवल, यानी ग्रामीण स्तर। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल। फिर होता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर। गांव, जिला और राज्य, 3 स्तर पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती है। समझ आई बात। जो ग्रामीण स्तर पे काम करती है उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये सबसे निचले लेवल पे हर ग्रामीण गांव के स्तर पे काम करती है। इसको गांव के अंदर सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी फसल के अगेंस्ट जो है वो नॉर्मली लोन ले सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हर साल आपको वापस देना पड़ेगा, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जिला लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। जिला लेवल पे एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है। और फिर राज्य लेवल पे होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप प्लीज याद रखिएगा। सीधा सवाल पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव्स में, लॉन्ग टर्म कौन करता है। शॉर्ट टर्म में 3 लेयर होते हैं, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी यानी डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा राज्य के लेवल पे। गांव के लेवल पे सोसाइटी होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या क्रेडिट सोसाइटी, नाम क्या है इसका मैं भूल गया। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मैंने सोसाइटी लिखवा दिया था आई थिंक, नहीं बैंक, ठीक है। तो ये तो है 3 लेयर का स्ट्रक्चर शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए। वहीं अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बात करें तो कुछ जगह, कुछ राज्यों में 3 लेयर भी है, कुछ राज्यों में 2 लेयर भी है। तो इसमें जो है वो ग्रामीण लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए अलग से कोई संस्था नहीं होती। जो निचले न्यूनतम जो लेवल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप जिला लेवल पे आपको मिलेगा। मान लो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए कोऑपरेटिव बैंक से, तो मुझे जिला लेवल पे जाके ये अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मेरे गांव के अंदर ही प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसको कहते हैं, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाली को क्या कहेंगे? प्राइमरी, क्योंकि सबसे निचला लेवल ये है। तो प्राथमिक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया स्टेट लेवल पे, ठीक है। बाकी आगे का नाम सेम है। बताओ लॉन्ग टर्म में क्या है? 2 लेयर स्ट्रक्चर है, 2 लेयर पे। निचला लेवल कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर, उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक, ठीक है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फिर दूसरा लेवल होता है स्टेट का लेवल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेट कोऑपरेटिव
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, क्लियर है? तो अगर आप कंपैरिजन में देखना चाहो दोनों को तो ऐसे देख लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है, शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए। अब एक सवाल आएगा कि 3 लेयर क्यों है? तो देखिए, विलेज को पैसा मिलता है डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट्स को मिलता है स्टेट से, ऐसे। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो विलेज लेवल पे होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो विलेज की जगह क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, नीचे से नीचे लेवल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। फिर यहाँ आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB, और फिर आ गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक SCB। यहाँ सीधा डिस्ट्रिक्ट के बाद आ गया स्टेट, ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, क्लियर? अब जो देखिए स्टेट वाले हैं वो इनको फाइनेंस करते हैं, ये फिर आगे इनको करते हैं, सिमिलर ऐसे काम करते हैं। क्लियर है? तो पहला सोर्स क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक है। दूसरा स्रोत क्या हो गया बताओ? कोऑपरेटिव बैंक है। तीसरा बात करते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अब समझिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। देखिए, थोड़ा सा इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1947 में आज़ाद हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा कि 90% उस टाइम कहाँ से पैसा आ रहा था? गैर संस्थागत स्रोत से, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से क्रेडिट मिल रहा था ग्रामीण क्षेत्रों को, कृषि क्षेत्र को। आज़ादी के समय ये स्थिति थी। तो 1954 के अंदर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे एक कमेटी बनाई गई, एक टास्क फोर्स टाइप बनाई गई, जिसको कहा गया कि आप ऑल इंडिया लेवल पे जो रूरल क्रेडिट है, ग्रामीण क्षेत्र में जो साख है, पैसा उधार का सिस्टम है, उसको सर्वे कीजिए, स्टडी कीजिए, कुछ कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस कमेटी ने काम किया और इसने एक तो जोर दिया कि इसके ऊपर कि भाई हमें गांवों तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, लोगों तक जब संस्थाएं वहां डेवलप होगी तभी तो लोगों के पास पैसा मिल पाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया मल्टी एजेंसी अप्रोच। मल्टी एजेंसी का मतलब कि किसी एक संस्था से ये काम नहीं हो पाएगा इतने बड़े देश के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में आपको कई सारी संस्थाएं जो है वो लगानी पड़ेगी, तब जाके जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्रेडिट अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। तो ये मल्टी एजेंसी अप्रोच इसको कहते हैं, हम बात कर चुके। अब इसके बाद क्या हुआ? 1955 में SBI नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ? राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार उनका क्या कर देती है? अधिग्रहण कर लेती है अपने कब्जे में। फिर उसके बाद 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 14 बैंकों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, ठीक है। वहां फिर दो अप्रोच आई 1969 के अंदर। एक होता है एरिया अप्रोच, ठीक है, और एक सोशल अप्रोच, यानी लोगों से बैंक का जुड़ा होना चाहिए और अलग अलग संस्थाओं को पर्टिकुलर एरिया टारगेट करके दे दीजिए, वो अपने एरिया के अंदर काम करे, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम और इस तरह की आगे हम और भी बातें करेंगे, वो अलग अलग स्कीम जो है वो लाई गई। लेकिन जब ये नेशनलाइजेशन हुआ तब एक बड़ा इम्पैक्ट आया इसका, बड़ा ये कि पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की ब्रांचेज नहीं थी, अब जो है वो बैंकों का
फैला हुआ, कहाँ, रूरल एरियाज में। तो इसको दौर कहते हैं मास बैंकिंग का। मास का मतलब आम जनता, पब्लिक। तो मास तक, लोगों तक बैंकिंग पहुंचाई गई। पहले इसको बोलते थे क्लास बैंकिंग, पर्टिकुलर रिच लोगों के लिए ही बैंकें होती थी। क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग में हमने मूव करना शुरू किया, क्योंकि 14 बड़ी बैंकें और एसबीआई जब सरकार के पास में आ गई, सरकार ने ब्रांचेस खोलना शुरू की, छोटे शहरों में, कस्बों के अंदर, गांवों के अंदर भी ब्रांचेस खोली। और वहां फिर आरबीआई जो है उसने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब था कि सरकार ने, आरबीआई ने तय कर दिए, कुछ क्षेत्रों को कहा गया कि प्रायोरिटी, यानी इनको आपको क्या देना है, प्राथमिकता देनी है। किसमें, लोन्स के अंदर। प्रत्येक बैंक के लिए कंपलसरी कर दिया कि उसके पास जो कुल जमा पैसा है, मान लो 100 रुपए है किसी बैंक के पास, तो 100 रुपए का बैंक लोन दे पाएगी, तो उसका कम से कम 40% हिस्सा उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जो हम बता रहे हैं, जिनको हमने क्या कहा है, प्रायोरिटी सेक्टर कहा है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो पिछड़े हुए। जैसे इस 40% में ग्रामीण क्षेत्र हो गया, रूरल एरियाज, कृषि के लिए हो गया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हो गया, एमएसएमई हो गया, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, कुटीर उद्योग। तो कम से कम 40% उधार आपको किसको देना है, इनको देना। बाकी 60% आप बिजनेसमैन को दीजिए, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर की वजह से लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचना शुरू हुई। लेकिन फिर सरकार को और भी ये प्रयास करने थे कि अभी और प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोगों तक पहुंचेंगे। तब फिर 1975 के अंदर, 1975 के अंदर ये कहा गया कि एक समस्या आ रही थी कि जो ये कॉमर्शियल बैंकें थी ना, जो ग्रामीण, ये वाणिज्यिक बैंकें, इनको ग्रामीण एरिया में काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इनके पास पैसा तो खूब है, क्योंकि बड़ी बैंकें, बड़े बिजनेसमैन, सबके खाते यहाँ पे जितने भी व्यापार है, पैसा फुल है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। गाँव के बिजनेस अलग होते हैं, वहाँ पे पैसा चुकाने का तरीका अलग होता है, रिकवरी का मॉडल अलग होता है। दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव बैंक्स थी, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि वो तो बेचारे लोकल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन वो ग्रामीण एरिया में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो 75 में कॉन्सेप्ट आया किसका, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक जो बैंक है वो क्या करेगी, एक अपने अधीन आरआरबी की स्थापना करेगी, रीजन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करेगी। और इस बैंक की जो पूंजी है, 50% तो पैसा लगाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% लगाएगी जो स्पॉन्सर करने वाली बैंक है, और 15% लगाएगी राज्य सरकार, ठीक है। तो जैसे एसबीआई ने क्या बनाया, मरुधरा ग्रामीण बैंक, आरएमजीबी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब एसबीआई ने कितना लगाया इसमें पूंजी, 35%, केंद्र सरकार ने 50%, राज्य ने 15%, मिलकर ये बैंक की स्थापना की, जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करती है। तो इस आरआरबीज की स्थापना के लिए रीजनल रूरल बैंक एक्ट लेके आए थे, कब, 1975 के। हाँ जी, तो ये नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे कॉमर्शियल और इनका मिक्स है, ये शेयर है 50%, 15%, 35%, 43 आरआरबीज कुल काम कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1982 के अंदर, ये सन याद रखना, 75 में ये हुआ, उससे पहले 69 में नेशनलाइजेशन हुआ। 82 के अंदर ये जरूरत महसूस हुई कि आरबीआई जो है वही सारा कुछ जो है वो एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है सर्वोच्च संस्था, जो सारी बैंकों की देख रेख करती है, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन करती है, लाइसेंस देती है, सब कुछ करती है। तो आरबीआई के पास दुनिया भर के काम है, वो अलग से ध्यान नहीं दे पाती ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों के ऊपर,
तो सरकार ने कहा रूरल और कृषि क्षेत्र के अंदर, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक अलग संस्था बनाते हैं, ठीक है, जो क्या करेगी, आरबीआई जो काम देख रही है वही काम देखेगी, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना। तो नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एन ए से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर और डी नाबार्ड, ठीक है। बी शिवारामन कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम भी याद रखना, नरसिम्हा कमेटी, बी शिवारामन कमेटी, ठीक है। उसकी रिपोर्ट आई 79 में, फिर 12 जुलाई 1982 को इसको एपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित किया गया। अब नाबार्ड का उद्देश्य क्या था कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पैसों की नीड है, क्रेडिट पूंजी की नीड है, उसको पूरा किया जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले जो काम आरबीआई कर रही थी, आरबीआई के कुछ विभाग थे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, कृषि क्षेत्रों से संबंधित, वो विभाग के सारे काम किसने ले लिए, नाबार्ड ने। तो एक तो आरबीआई का विभाग था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी बैंक ने किसी किसान को लोन दिया, ठीक है, अब बैंक ने ऐसे खूब सारे किसानों को दे रखा है, अब इस बैंक को भी तो पैसा चाहिए लोन देने के लिए। तो आरबीआई क्या करती थी, आरबीआई की ये जो संस्था है एग्रीकल्चर री फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एआरडीसी, ये बैंकों को कहती थी मैं आपको रीफाइनेंस करूंगा, आप आगे किसानों को पैसा देना बंद मत कीजिए, आप उनको फाइनेंस कीजिए, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, आपको फाइनेंशियली पैसा उधार दे देंगे, ठीक है। भाई ऑब्वियसली ये कम ब्याज पे देंगे, 5% पे, ये आगे 8% पे देंगे, ठीक है, ताकि इन बैंकों को भी कमाई हो जाए। समझ आई बात। तो अब आरबीआई से ये जो कार्य थे ये किसने ले लिए, नाबार्ड ने ले लिए। तो एक तो जो एआरडीसी था, ठीक है, इसका पहले नाम एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन था, ठीक है, फिर एआरडीसी हो गया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास संस्था, ओके। दूसरा एग्रीकल्चर क्रेडिट, ग्राम कृषि क्षेत्र से संबंधित क्रेडिट डिपार्टमेंट था, फिर रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल थी एक, फिर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन एआरसी, ये हमने बात की। ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारी कंपनियां किसके अधीन चली गई, नाबार्ड के अधीन चली गई। नाबार्ड कब स्थापना हुई, 1982 के अंदर, बी शिवारामन कमेटी। उससे पहले 75 में आरआरबी की स्थापना हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसके अंदर 50% देती है केंद्र सरकार, 35% देती है स्पॉन्सर बैंक, 15% देती है कौन, राज्य सरकार, ठीक है। उससे पहले 69 में नेशनलाइजेशन हुआ, मल्टी एजेंसी अप्रोच की बात की गई कि अलग अलग एजेंसी को लगाना पड़ेगा, वो सब साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब नाबार्ड के क्विक फंक्शन देख लेते हैं, कार्य क्या करती है नाबार्ड। एक तो पैसा देती है उधार, दूसरा डेवलपमेंट के विकास के कार्य भी करती है, सुपरविजन भी करती है जो आरबीआई करती थी, ठीक है, और गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को लागू करने का कार्य भी करती है। क्रेडिट, उधार किसको देती है, नाबार्ड। क्या सीधा किसान जाके नाबार्ड से लोन ले सकता है, डायरेक्ट किसान को नहीं देती, जैसे आरबीआई में आप डायरेक्ट खाता नहीं खुलवाते ना, तो वैसे। तो ये रीफाइनेंस करती है किसको, जो रूरल फाइनेंसिंग में लगे हुए हैं, कोऑपरेटिव्स हो गई, आरआरबीज हो गई, कॉमर्शियल बैंकें हो गई, ये जो ऊपर जितनी भी संस्थाएं देखी ना हमने, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कोऑपरेटिव बैंक हो गई, कॉमर्शियल बैंक्स हो गई, आरआरबी हो गई, ये सब किसानों को देते हैं लोन। इनको रीफाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड, ठीक है। फिर जो मार्केटिंग के फेडरेशंस हो गए, कॉर्पोरेशंस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, अमूल वगैरह इस टाइप के, इनको देते हैं। फिर राज्य सरकारों को लोन देती है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पैसा देती है। एक इसका फंड भी है अलग से, RIDF, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाबार्ड ने एक अलग से फंड बना रखा है जो ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, RIDF, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक अलग है। फिर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, नीडा, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। इस तरह की संस्थाओं को पैसा देती है, राज्य सरकारों को पैसा देती है, ठीक है। फिर जो स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो आगे डिस्ट्रिक्ट को देती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी को देती है, तो उनको भी फाइनेंस देती है। विभिन्न संस्थाओं के विकास का कार्य, फिर सुपरविजन का काम भी देखती है। जो आरबीआई बैंकों को सुपरवाइज करता है, तो नाबार्ड जो है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इनका सुपरविजन करती है। एक तो डीसीसीबी जिला लेवल वाली, स्टेट लेवल वाली, ठीक है, और आरआरबीज, इनका सुपरविजन कौन करती है? आरबीआई नहीं करती है, नाबार्ड करती है, ठीक है। बाकी सारी कॉमर्शियल बैंकों का सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब देखना, वो आरबीआई ही करती है। क्लियर? फिर ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो गए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जनधन योजना, इस तरह की योजनाओं में भी नाबार्ड जो है वो कार्य करता है। ओके, तो ये तो हो गई बात। हम क्या देख रहे थे? सोर्सेज देख रहे थे क्रेडिट के, उसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देख रहे थे, उसमें पहली आ गई कॉमर्शियल बैंक्स, फिर आ गई कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आ गए आरआरबीज। क्लियर? उसके बाद आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, छोटे लेवल पे फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, तो क्योंकि जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, जो ये बैंकों का ये सिस्टम है, ये गांव में पहुंच रहा है, लेकिन जो एकदम पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका है, गांव के अंदर भी पिछड़ा हुआ तबका है, यानी गांव के अंदर महिलाएं जो सबसे ज्यादा वनरेबल है। भाई पुरुष तो फिर भी बैंकों से जुड़ गए, लेकिन गांव की महिलाएं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उन तक पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा ताकि वो भी छोटा मोटा कोई काम कर सके। तो जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम यानी जो ये बैंकों का, आरआरबीज का, कोऑपरेटिव का पूरा जो जाल है, जो क्रेडिट पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ये सिस्टम जहां फेल हो रहा है महिलाओं तक पहुंचने के लिए, तो वहां ये माइक्रो फाइनेंस वाली संस्थाएं काम करती है। जो क्या करती है, हर गांव के अंदर छोटे लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, किसके लेवल पे? कम्युनिटी के लेवल पे, जैसे वहां की 50 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हैं एक एरिया की, उनको जोड़ के एक स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया गया। इन महिलाओं को बोला गया कि आप आपस में ही जो भी आप कमा रहे हैं पैसा जोड़ के इकट्ठे कीजिए, अपने फंड को क्या कीजिए, पूल कीजिए। सरकार भी कुछ अपनी तरफ से मदद करती है, प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समय समय पर पैसा देती है। और ये जो पूल में पैसा इकट्ठा हुआ, पहले इन महिलाओं को अगर पैसा चाहिए था, कोई स्रोत नहीं था। अब अगर किसी के घर में शादी है, किसी को कोई बुआई के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, 50,000, 20,000, 30,000, जितना इतना ही चाहिए होता है माइक्रो लेवल पे। कोई लाखों में तो फाइनेंस कर नहीं सकता ना। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटी छोटी जरूरतों के लिए, आपको भटकना नहीं पड़े। आप इस पूल में से पैसा क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो, फिर चुका दोगे, कोई दूसरे की जरूरत होगी वो ले लेगी। तो मई 19 के अंदर करीब 6 करोड़ महिलाएं 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन चुकी है। कितनी? 6 करोड़ महिलाएं मिलके कितने? 54 लाख स्वयं सहायता ग्रुपों में जुड़ी हुई है। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार 10 से 15,000 रुपए और उसके अलावा 2.5 लाख रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा जनधन योजनाओं के तहत खाते खोले गए, उससे भी लोगों को कुछ मदद मिलती है, 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये भी तो एक तरीके से क्रेडिट अवेलेबल हो रही है, ठीक है। नरेगा के पैसे उसमें आते हैं, सरकार की डीबीटी से जो कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो यहाँ तक डायरेक्ट उनके खातों में आ जाता है। तो ये बात होगी पूरे अपने क्रेडिट सिस्टम की, ठीक है। ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो क्रेडिट का रोल है वो हमने क्रेडिट सिस्टम को पूरा स्टडी किया, ठीक है। एक एक कुदुम श्री नाम याद रखना, केरला के अंदर महिलाओं के लिए छोटे लेवल पे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वैसे ही स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देने वाली एक
योजना है। ठीक है, रूरल बैंकिंग के अंदर हमने देखा कि फार्म एंड नॉन फार्म इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के अंदर इनका बड़ा रोल होता है बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो है वो लोन के अंदर डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, ओके, नॉन परफॉर्मिंग असेट तो समझ गए ना भाई, बैंक ने जो लोन दिया है बैंक के लिए वो क्या है, एक तरीके से असेट है, संपत्ति है, बैंक को अधिकार है वो पैसा वापस लेने का, उसको असेट कहते हैं। अगर ये असेट परफॉर्म नहीं करे, यानी इस असेट पे इनकम जनरेट होती है, क्या ब्याज मिलता है बैंक को, अगर ये ब्याज मिलना बंद हो जाए, मूल मिलना बंद हो जाए, तो यानी ये असेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, सॉरी एक मिनट ना, ठीक है, तो ये हो गई पूरा क्रेडिट का सिस्टम हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा फिर आते हैं कुछ अन्य बातें रूरल डेवलपमेंट से संबंधित। अगला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग जो है वो क्या है, देखिए वैसे हम मार्केटिंग शब्द से समझते हैं कि भाई विज्ञापन करना, मार्केटिंग करना, तो विज्ञापन इज एडवर्टाइजिंग, ये मार्केटिंग का एक पार्ट है केवल, मार्केटिंग अपने आप में बड़ा शब्द है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक कृषि के क्षेत्र में बात करूं तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने फसल बोई, ठीक है, अब जो फसल बो के जो तैयार हो गई, तैयार होने का मतलब पक गई, ठीक है, तो तैयार होने के बाद इसको यहां से लेके जब तक आप बेच नहीं देते, बीच की सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग में आती है। तैयार फसल को काटना, फिर उसकी ग्रेडिंग करनी कि भाई ए ग्रेड का अच्छा प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, ग्रेडिंग करना। ठीक है, फिर पैकिंग करना बोरी में या जैसे भी आप, ठीक है, और कोई उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसकी कोई पैकिंग से पहले कुछ काम करना, मान लो कोई स्टिकर लगाने या जो भी, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, उसको लेके जाना बेच मंडी तक। ये सारी एक्टिविटी किस में आती है, मार्केटिंग में। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझना, एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि मार्केटिंग में इनमें से कौन सी एक्टिविटी शामिल नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कि ये मार्केटिंग में थोड़ा ही होगा, मार्केटिंग का मतलब तो विज्ञापन होता है, ऐसा नहीं है। तो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, असेंबलिंग, ठीक है, उनको इकट्ठा करना एक जगह, फिर फसल काट रहे हो आप, काट के एक जगह असेंबल करोगे, स्टोरेज करना, ठीक है, भाव आने तक आप कई बार रोकते हो 2-5 दिन फसल को, प्रोसेसिंग करना, कोई उनकी ग्रेडिंग या अलग उसके ऊपर कोई पॉलिश वगैरह कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम किस में आता है, मार्केटिंग के अंदर आता है। क्लियर? तो अब इस मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी समस्याएं रही है भारत के अंदर। आपको पता है किसानों के पास प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, फसल को औने पौने भाव में बेचना पड़ता है, क्योंकि अगर रोक के रखेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। प्रॉपर अगर कोल्ड वेयर हाउसिंग या अदर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो, आप स्टोर करके रख सकते हो, जब आपको अच्छी प्राइस मिले तभी आप बेच पाओगे। प्रॉपर ग्रेडिंग की, उसको प्रोसेसिंग की, पैकिंग की फैसिलिटीज हर किसान तक नहीं है, तो उसकी वजह से उसको फेयर प्राइस नहीं मिल पाती। ठीक है, जैसे आपने अनार लगाए, ठीक है, तो जब आपने लगाए तो 100 रुपये 200 रुपये किलो थे, लेकिन जब आप बेचने पे आते हो 30 रुपये 40 रुपये में बेचते हो। वही अनार अगर आप ग्रेडिंग करो प्रॉपर,
एक्सपोर्ट वाले अलग रखो, छोटी क्वालिटी के अलग रखो, कोल्ड स्टोरेज हो जिसमें खराब नहीं हो, ठीक है, तो आप अच्छे भाव के अंदर उसको बेच सकते हो। तो इंडिया के अंदर फॉल्टी वेगिंग, प्रॉपर वेट करने की मशीनें नहीं होती थी, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में हेराफेरी करना, स्टोरेज फैसिलिटी की कमी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है, ये फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की कमी, ठीक है, क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर, आप अखबारों में बचपन में देखते होंगे, तो ये भाव का भी पता नहीं होता था, इस वजह से सही रेट नहीं मिल पाती थी लोकल लेवल पे। करीब करीब इंडिया में 10% जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की कमियां थी, ठीक है। पहले तो समझा मार्केटिंग होती क्या, उसकी दिक्कत क्या है। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए, सरकार ने प्रयास किए इस मार्केटिंग को इम्प्रूव करने से। इससे होगा कि मार्केटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए इससे रूरल डेवलपमेंट होगा। तो जब किसानों की आय बढ़ेगी, उनके उत्पादन का प्रॉपर मार्केटिंग होगी, तभी तो उनकी आय बढ़ेगी। तो सरकार ने कुछ 3-4 बड़े स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो ये जो कृषि मार्केट है, यानी जिस बाजार में कृषि उत्पाद बिकते हैं, यानी मंडी वाला सिस्टम, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आए, पारदर्शिता लेके आए कि भाव जो है वो किसानों तक सूचना क्लियर, पारदर्शिता रहनी चाहिए। ऐसे नहीं मन मर्जी से किसी को 10 रुपए में खरीद रहे हो, किसी से 12 में खरीद रहे हो, किसी से 20 में खरीद रहे हो, पारदर्शिता होनी चाहिए रेट को लेके, वेट को लेके, बिलिंग को लेके, हर चीज को लेके। तो जितनी भी ये मंडीज थी, ठीक है, वहां पे कमेटीज बनाई गई, उनको सरकार ने प्रॉपर रेगुलेट किया, कंट्रोल किया कि आप फ्रीली ऐसे मन मर्जी से काम नहीं कर सकते। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रोड बनाई, रेल बनाई, वेयर हाउस गाँव तक, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव गांव तक रोड है ताकि वो अपने फसल को ले जा सके शहरों तक बेचने के लिए, ठीक है। फिर नए तरीके जैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जैसे अमूल करता है, आप अपना दूध अकेले बेचने जाओगे कोई नहीं खरीदेगा, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अमूल ने क्या किया, लोगों से मार्केटिंग की चिंता खत्म कर दी कि आप बस अपने घर के बाहर जो लोकल वेंडर है उस तक दूध सप्लाई कर दीजिए, हम उसको प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, लोगों तक बेचने का काम हमारा, आपको दूध की कीमत हम दे देंगे। तो जो अमूल की तरह कॉन्सेप्ट जो है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। फिर सरकार ने कई सारी पॉलिसीज बनाई, रूल्स रेगुलेशन, जैसे एमएसपी का कॉन्सेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है कि आप जब फसल लगाते हो, भाव कुछ होता है, बेचने आते हो कम हो जाता है, तो घाटे में रहते हो। सरकार ने कहा फसलों के लिए कुछ तो न्यूनतम प्राइस हम तय कर देते हैं, आपको अगर मार्केट में नहीं बेच पा रहे हो तो हम खरीदेंगे उस प्राइस के ऊपर आपसे, ठीक है, एमएसपी। फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, सरकार ने बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया, यानी सरकार अपने पास एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बड़ा सारा स्टोरेज रखता है गेहूं का, चावल का, शुगर का। तो ऐसे में सरकार बड़े मात्रा में ये खरीदती है किसानों से, तो किसानों को फायदा होता है, ठीक है। फिर इनका जो वितरण का सिस्टम है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें राशन बांटा जाता है, तो बांटेगी कब सरकार, जब लोगों से पहले खरीदेगी किसानों से। तो इस राशन वितरण की वजह से, बफर स्टॉक की वजह से, एमएसपी की वजह से अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ, उत्पादन करने वाले किसानों को, कि उनकी फसलों को अच्छे दाम में सरकार खरीद रही है, ठीक है। अगर मान लो सरकार राशन की दुकानों से फ्री में नहीं बांटती तो वो अनाज खरीदती भी नहीं, तो किसानों को भाव भी नहीं मिलता, एमएसपी भी नहीं मिलती। तो सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए बताओ। पहला तो जो मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट, मंडीज वगैरह, उसमें क्या करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, गांवों तक रोड, रेलवे आदि कनेक्टिविटी, वेयर हाउसेज बनाए। तीसरा मार्केटिंग के नए नए तरीके अपनाए गए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह। फिर चौथा, सरकार ने कुछ पॉलिसीज भी बनाई, कुछ रूल्स बनाए, जिसमें एमएसपी हो गया, बफर स्टॉक हो गया, पीडीएस हो गया, जिनकी वजह से लोगों को, किसानों को फायदा हो। अब कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी है, मंडीज के अलावा कुछ अन्य तरीके भी है जहां से आप अपनी फसल जो है वो बेच सकते हो। ये आधुनिक आज के दौर में ये चैनल्स के जरिए भी आप बेच सकते हो। एक तो है डायरेक्ट सेलिंग,
किसान जो है वो डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लेता है किसी पार्टी के साथ कि भाई मेरी फसल जो भी है वो मैं सीधा आपको सेल करूंगा, बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार की एक ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है या सिस्टम भी है, पोर्टल है, जिसमें क्या है कि देश की जितनी भी मंडीज हैं वो सारी सरकार ने क्या कर दी, कनेक्ट कर दी, जोड़ दिया आपस में, ठीक है। और इन मंडीज के जुड़ने से किसान जो है वो भाव देख सकता है, कहीं भी अपने जहां अच्छी प्राइस मिले बेच सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं ई नाम, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ लोकल मार्केट्स भी काम करते हैं अलग अलग एरियाज में, जैसे ये अपनी मंडी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट वगैरह में, मिलाने वाले टाइप के क्वेश्चन। अपनी मंडी चलती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। ये हादसपर मंडी है पुणे में। रायथू बाजार ये फ्रूट और वेजिटेबल का आंध्रा तेलंगाना में। फिर ये उज्जावर मंडी जो है वो तमिलनाडु में चलती है। इस टाइप की लोकल मंडीज भी काम करती है। इसके अलावा आपको पता है 2020 में सरकार ने 3 वो किसान कानून लागू किए थे जो बाद में वापस लेने पड़ गए थे। क्लियर? ओके, चलिए अब इसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे, इस टॉपिक को, रूरल डेवलपमेंट को, अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी। एक बार प्लीज शुरू से लेके अंत तक जो नोट्स है उससे पढ़िएगा। बुक अब जल्दी ही आ जाएगी आपके पास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।